वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न, मैथ के, रीजनिंग के सभी पोर्शन और साथ में हिंदी के देखने को आपको मिलेंगे। और वही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूं जो पेपर में छपे हैं और आपके पेपर में छपेंगे। मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट कर दे रहा हूं। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट पे प्यार देंगे तो आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। और मैंने ये भी आपको बता दिया था कि चुनाव ख़त्म हो चुका है अब और आपका चुनाव स्टार्ट होने वाला है और इसका रिजल्ट आपको 2 महीने में 3 महीने में आपको भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि चुनाव का जैसे 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो टाइम नहीं है और इसलिए आपको दिन रात मेहनत करना है। सब कुछ जो है जो 2 या 2.5 महीने में है, आप लोगों को बस तैयारी पे जुट जाना है और अपने नाम एक वर्दी पक्की कर लेनी है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने या समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले वास्को डिगामा के द्वारा 1498 में की गई थी। वह गुजरात के कहाँ पहुंचा था? कालीकट नामक स्थान पे पहुंचा था। ठीक है। और किसके द्वारा? वास्को डिगामा कौन था? तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, तो पुर्तगालियों के द्वारा खोज की गई थी। ये पॉइंट। और जब वास्को डिगामा आया तो उसका स्वागत कौन से राजा ने किया था? तो राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वो है सुचेता कृपलानी, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से 51 में है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो नीति निर्देशक तत्व में निहित है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि आयुष्मान कार्ड जो हुआ है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? तो फसल बीमा योजना आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13 जनवरी को लागू हुआ था, 13 जनवरी 2016। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये भी याद रख रहा है, 13 जनवरी 2016। अगला प्रश्न है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको पता है जो डांडिया है या गुजरात का है, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता थे वो थे भरत मुनि, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता। तो कामायनी के रचयिता आप लोग को तुरंत पता चल गया होगा कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? आपको बताना है। वंदे मातरम है जो है, वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पंचांग वो शक संवत पर आधारित है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चाबी भरी घड़ी में
कौन सी ऊर्जा होती है? तो जब चाबी भरी घड़ी होती है उसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? आपको बताना है क्या होगा। तो जो आवर्तकाल है उसका वो कम हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है, जो कि क्रिया और प्रतिक्रिया का भी नियम हम कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी के जो तल का पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश को जो है वो 75 जिलों में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत कब से की गई? तो लोक अदालत की जो शुरुआत हुई थी वो 1987 में हुई थी, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो विधान परिषद के जो प्रथम सभापति थे वो चंद्रभान थे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय है वह प्रयागराज में स्थित है। अगर उसकी खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ उसकी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए इसमें कुछ विवाद है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा भी जा रहा है तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। मुख्यतः भारत का राष्ट्रीय खेल अभी कहीं निश्चित नहीं है, लेकिन पेपर में कभी कभी प्रश्न छप जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि तब उत्तर देना है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो ये आपको पता है, ये बाघ है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब हम लोग जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग हिंदी सभी को हल करेंगे। तो चलिए हम मैथ के पार्ट को अब देखते हैं। पहला प्रश्न है, 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये प्रातः 11 AM बजे एक साथ बजी हो तो अब एक साथ कब बजेंगी? देखिए अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने बन जा रहा है तो पहले जो दिया गया है 15, 20, 30 मिनट के अंतराल बजती है, इनका लासा लेना है। तो 15, 20 और 30 का अगर आप लासा लेंगे तो आप सभी को पता है इसका जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 60 है। इतना तो आपको निकालना आता होगा। अब 15, 20, 30 मिनट की बात की गई थी, तो इसका लासा कितना आ गया, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा। 1 घंटा तो 11 बजे अगर बजती थी तो पुनः वो कितनी देर बाद बजेंगी, 1 घंटा के बाद एक साथ बजेंगी, क्योंकि इन तीनों का लासा आया है 60 और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो अगर 11 बजे बजी हैं तो 1 घंटा बाद पुनः बजेंगी, तो हम कहेंगे 12 बजे बजेंगी। तो 12 बजे दोपहर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 15x के पावर 3 y के पावर 4 और 12x के पावर 2 y के पावर 5 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो देखिए पहले लिखा है 15x के पावर 3, तो हम 15 को तोड़ लेंगे 3 गुणे 5, और x के पावर 3 है तो x के पावर 3 लिख दीजिएगा और y के पावर 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा 3 गुणे 4 में, और 12 को तोड़ दिया 3 गुणे 4 में। अब x के पावर 2 है तो हम लिख देंगे x के पावर 2, और y के पावर 5 है तो हम लिख देंगे y के पावर 5। अब देखिए इनमें दोनों का लासा निकालना है, तो सबसे पहले मुझे उस संख्या को लिखना है जो दोनों में मिल रहे हैं। तो 3 दोनों में मिल रहा है तो हम 3 लिखेंगे। अब जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखना है, जैसे 5 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ 4 है, तो 3 गुणे 5 गुणे 4,
ये सब ले लेना। अब देखिए यहाँ यक्स के पावर 3 है, यक्स के पावर 2 है। तो जब आपके सामने कोई अल्फ़ाबेट आ जाए तो जिसमें दोनों में जिसमें पावर अधिक हो, लासा में क्या होगा, जिसमें दोनों में पावर अधिक हो उसको लिखेंगे। तो दोनों में पावर कौन सा अधिक है, यक्स के पावर 3, तो हम लिखेंगे एक्स के पावर 3। और इन दोनों में किसका पावर अधिक है तो कहेंगे वाई के पावर 5, तो हम लिखेंगे वाई के पावर 5। बस आपका आंसर हो चुका है। 3 पचे 15 और 15 चौका 60, 60 यक्स के पावर 3 और यक्स के पावर 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, इसका उत्तर देना है अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30। इसी तरह आगे बढ़ते हुए गया तो इसका मान बताना है। देखिए इसमें क्या करना है, इनको 30 को ऐसा खंड करना है जिसका अंतर एक आए। जैसे 30 को अगर मैं खंड करता हूँ 6 पंचे 30 और 6 में से 5 निकालता हूँ तो इसका अंतर क्या आया 1। तो ऐसे प्रश्न में जो भी अगर पूछा जाए तो ऐसा खंड कर देना है जिसका अंतर एक आए। ठीक है, तो 6 पंचे 30। और अगर सभी सिंबल में माइनस के चिन्ह लगे हैं, माइनस के चिन्ह लगे हैं तो आप क्या करेंगे, छोटा वाला आंसर बता देंगे। अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो बड़ा वाला आंसर बता देंगे। तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा है तो छोटा वाला आंसर 5 सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर देना है 2.25 के पावर 1/2 को सरल करें। अच्छा आपको मैं बता दूं, अगर लिखा गया 5 को इस पॉइंट में, तो अगर मैं इसको दूसरे स्टेप में लिखना चाहूँ, ये मैं समझा रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 5 के पावर 1/2, जो कि ये दोनों एक ही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्या कर दूँ, मैं क्या करूँ, इस 2.25 को पहले दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 100 रखूँगा। इस 1/2 को हटाने के लिए हम कर सकते हैं अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100 लिख दिया तो ये दशमलव हट चुका है। ऊपर 225 किसका है तो आप कहेंगे 15, 100 किसका है 10 का। तो अगर मैं इसको भाग दूंगा तो आएगा 1.5, इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर देना है 66 किलोमीटर घंटे की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई कितनी है। अच्छा आप ये देखिए, पहले 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चलती है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि वह 1 सेकंड में कितनी दूर जाती है। तो 1 सेकंड में ज्ञात करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ता है, 5/18 से। ठीक है, अगर मैं इसको काटूंगा तो 6 से काटूंगा 11 बार में और 6 से 3 बार में, तो 11 पचे 55/3, कितना आ गया 55/3 मीटर वह 1 सेकंड में जाती है। अगर 55/3 मीटर वह 1 सेकंड में जाती है तो टोटल वह कितना समय तक चलती है, 30 सेकंड तक। तो हम अगर 30 से गुणा कर देंगे तो 3 से 30 को काटेंगे 10 बार में और 55 दहम्मा कितना हो गया 550, कितना हुआ 550 मीटर। अब आप ये बताइए, अगर वह टोटल दूरी 30 सेकंड में 550 मीटर दूरी तय करती है और प्लेटफार्म कितना है 410 मीटर बताया गया है, तो अगर मैं 550 से 410 निकाल दूंगा तो हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई घटाने पे कितना है 140 मीटर, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर देना है एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह हर बार 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 24 किलोमीटर की दूरी जब तय करता है, यहाँ कहा गया है, फिर भी वो 6 घंटे का समय लेता है।
और जब 36 किलोमीटर की धारा की दिशा में तय करता है तब भी वो 6 घंटे का समय लेता है। ठीक है। अब देखिए अगर इसको मैं भाग दूं तो 1 घंटे में कितनी दूरी आ जाएगी, 6 चौके 24, 4 किलोमीटर घंटा चलता है वह धारा के विपरीत। और अगर मैं इसको काटूंगा तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है वह धारा के दिशा में। तो आपसे पूछा गया धारा की चाल बताओ। अगर धारा की चाल पूछी जाएगी तो आपको इन दोनों को घटा देना है और घटाने के बाद 2 से भाग दे देना है। अगर नाव की चाल पूछी जाएगी तो इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो पूछा गया है धारा की चाल, तो हम घटा देंगे 6 माइनस 4 और कितना आया 2, और 2 को हम भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आ गया 1 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगर नाव की चाल पूछी जाती तो आप 6 4 कहते 10 और 10 को 2 से भाग देते कहते 5, तो 5 किलोमीटर घंटा नाव की चाल भी आ जाती। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर देना है। गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिनका मूल्य क्रमशः 35 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलो मिश्रित किया जाता है, तो प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपये प्रति किलो है। तो मिश्रण में ए और बी का मात्रा का अनुपात क्या है। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ए गुणवत्ता वाले 35 रुपये में है तो 35 लिख लीजिए, और बी गुणवत्ता वाले 65 रुपये में है 65 रुपये लिख लीजिए। दोनों को मिश्रण करने के बाद 50 रुपये में बेचा जाता है तो दोनों को बीच में लिख दीजिए। अब इसका अंतर निकालिए, 65 से 50 निकालेंगे 15, 35 से 50 निकालेंगे 15। अगर इसको काटेंगे तो 15 एकम 15 एकम आ गया 1:1 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार का 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इस सवाल को हल करने से सबसे पहले मैं बता दूं, दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है और दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, तो कुछ समय के लिए आपको दशमलव भूल जाना है। ठीक है। अब हम हल करेंगे बी से ब्रिज, और ब्रिज 7.2 दिनों में करता है, और यम से मैंने लिख दिया मधु 10.8 करती है। इन दोनों का लासा लेंगे तो आएगा 216। कितना 216। 72 से 216 काटेंगे 3 बार में, और 108 से 216 काटेंगे 2 बार में। ठीक है, ये आपको पता चल गया। मतलब ब्रिज 3 काम करता है और मधु 2 काम करती है 1 दिन में, ये आपको पता चल गया। ठीक है, ब्रिज 3 काम करता है 1 दिन में, और मधु 1 दिन में कितना काम करती है, 2 काम करती है। अब ये देखिए यहाँ पे कुल काम कितना है, आप कहेंगे कुल काम 216 है। हमें टोटल काम नहीं करवाना है, काम केवल 5/6 भाग करवाना है, तो हम पहले 5/6 निकाल लेंगे। इसको काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 का हो 36, और 36 पंचे कितना हुआ 180। तो हमें कुल काम कितना करवाना है 180। तो 180 काम दोनों मिलके करते हैं। तो ब्रिज 3 काम करता है, मधु 2, तो दोनों मिलकर 3 2 कितना हुआ 5। अगर हम भाग देंगे तो 5 3 15, और कितना बचा यहाँ पे 6, तो 5 6 30, कितना आ गया 36। 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको पॉइंट अब लगा देना है, एक के बाद लगा था तो 3.6 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर का आधा निवेश करता है। अब यहाँ देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ पी क्यू आर।
पी क्यू से आधा, क्यू का आधा ये करता है, तो क्यू के पास अगर 2 होगा तो पी के पास क्या होगा, 1 होगा। क्यू का आधा, क्यू से आधा कहा गया है, ठीक है। और क्यू आर का आधा, क्यू जो है आर का आधा करता है, तो आर के पास अगर 4 होगा तभी आर का आधा क्यू करेगा। तो बस आपके पास निकल ही आया, पी का मान 1, क्यू का मान 2 और आर का मान 4। अब आगे कहा गया 7,000 मासिक लाभ को, 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का लाभ बताओ। कुल लाभ कितना है, 7,000। लोग के पास कितना है, 4 2 6 और 1 7, तो हम 7 से भाग दे देंगे। आर का लाभ कहा गया तो आर के पास कितना था, 4, हम 4 से गुणा कर देंगे। तो इसको मैं काटूंगा, 1,000 आएगा और 1,000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर देना है। दोस्तों मैं वही चुन के प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके लेवल में पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी जुड़ जाएं, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इस बार चूक जा रहे हैं तो फिर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए हल करते हैं। 4 संख्याएं ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है। अब बताइए 4 संख्या है ए बी सी डी, इनका कुल औसत 26 है। तो हम 26 गुणे 4 कर देंगे, क्योंकि 4 लोग हैं। तो कितना आ गया, 4 छक 24 के 4 और 4 दूनी 8 और 2 10, कितना होगा 104। अब कहा गया ए और बी का औसत 19.5 है, मतलब 2 लोग हैं और इनका है 19.5, तो इनका कितना आ गया 39। अब सी और डी का भार बताना है। अब आप ये बताइए, ए बी का भार अगर 39 है और ए बी सी डी का भार 104 है, तो अगर हम निकाल देंगे, अगर ए बी सी डी के भार से ए बी, तो केवल बचेगा सी डी। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस 39 को घटा देंगे। तो 14 से 9 जाएगा 5, और यहाँ कितना बचा आपके सामने, यहाँ बचा आपके सामने 9, 9 से 3 गया तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो कितना आ गया 65, ठीक है, कितना आ गया 65। अब सी और डी का अगर मान 65 है, तो आपसे सी और डी का मान नहीं पूछा गया, सी और डी का औसत मान पूछा गया है। तो सी डी में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो हम 2 से भाग दे देंगे, बस आपका आंसर आ गया। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 32.5 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ मैथ के जो प्रश्न थे ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हिंदी के प्रश्न को देखेंगे। हिंदी का पहला प्रश्न है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो आप अगर देखेंगे, जो गलती से अगर कहीं सी बता देंगे तो उसका गलत हो जाएगा। निष्काम में जो उपसर्ग है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधि के 3 भेद होते हैं, तो कौन कौन से। पहला दिया गया स्वर संधि, उसके बाद कौन सा होता है, व्यंजन संधि, और फिर विसर्ग संधि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वर संधि के अगर भाग पूछे तो स्वर संधि के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि मैं तुरंत बता दे रहा हूँ आंसर, तो आप वीडियो को स्किप करके पहले आप आंसर चुन लीजिएगा, फिर आप आंसर देखिएगा। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो वह समास होता है कर्मधारय समास, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
और जिसका पहला पद प्रधान होता है या पहला पद में उपसर्ग लगा होता है वह होता है अव्ययी भाव समास। ये भी याद आपको रखना है। और जिसका दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। और जो दोनों एक दूसरे के विषम लिखे होते हैं वो कौन सा समास होता है? वह द्विगु समास होता है। सॉरी दोस्त, द्विगु समास उन्हें कहते हैं जो जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद संख्यावाचक होता है उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो गरल शब्द का जो विलोम होगा वह होगा सुधा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तत्पर का तैयार भी है, सनद्ध भी है और कटिबद्ध भी है, लेकिन प्रबुद्ध होता है बुद्धिमान का। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है तो वह हो जाएगा अनुभूत। अनुभूत जो कि डी में दिया गया है। अब इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कुछ पॉइंट। जिसका अनुभव किया गया हो उन्हें हम अनुभूत कहते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को हम अनुमोदन कहते हैं। जिसका कोई घर नहीं हो उन्हें हम अनिकेत कहते हैं। और परंपरा से चली आ रही कथा को हम अनुश्रुति कहते हैं। अगला प्रश्न है आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हम अपने इच्छा से कहते हैं आपकी यात्रा सुखद हो। आशीर्वाद जो दिया जाता है इच्छा से, तो इच्छावाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषेधवाचक में जहाँ पे नहीं का प्रयोग कर दिया जाए वहाँ निषेधवाचक होगा। संकेतवाचक में जहाँ यह और ये से स्टार्ट होता है वो संकेतवाचक होते हैं। जैसे ये कलम है, यह मेरा घर है। प्रश्नवाचक में जहाँ प्रश्न पूछा जाए कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द अनौपचारिक होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए वही प्रश्न है दोस्त जो पेपर में छपे हैं, तो प्रैक्टिस आप हमारे साथ करते रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ सिलेक्शन आपका जरूर होगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो मोर के पंख सुंदर होते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए मोरों के पंख, ये बिल्कुल गलत है। मोर के पंख सुंदर होते हैं। अब और मोरों, ये बी और डी बिल्कुल गलत है। अब आपको बताना है ए और सी में कौन से सही है। तो मोर के पंख सुंदर होते हैं और मोर का पंख, तो देखिए मोर के पंख होगा कि मोर का पंख होगा? अगर यहाँ पे दिया गया मोर का पंख, एक मोर का बात है, तो मोर का पंख सुंदर होते हैं तो कहा जाता मोर का पंख सुंदर होता है, तो ये भी गलत है। सी नंबर भी इसका करेक्ट आंसर होगा मोर के पंख सुंदर होते, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। कहत नटत रीझत, उसके बाद क्या आएगा आपको बताना है। तो खिजत होगा, मिलत खिलत लजियात, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, जो कि ऑप्शन आपके सामने खिजत लजियात दिया गया है। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? देखिए अगर कहीं पे रहा रही का प्रयोग हो जाए तो वह अपूर्ण होता है, पीछे है तो वर्तमान हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। किसी वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। किस वाक्य में आपको बताना है क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में जो होती है वो भाववाचक क्रियाएं होती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विराम चिन्ह के प्रकार कौन से नहीं हैं? तो देखिए, विराम चिन्ह के प्रकार विवरण भी है, विवरण को भी हम इस तरह करते हैं। निर्देशक निर्देशक भी एक प्रकार है, ये भी आपका एक विराम चिन्ह के प्रकार है। लाघव भी एक विराम चिन्ह का प्रकार है, लेकिन उपदेशक नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो झंडा उठाना का मतलब है नेतृत्व करना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियाँ अस्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विभाव, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पे अस्थाई भाव कहा गया है, और अल्प समय के लिए जो जागृत करती है उन्हें हम संचारी भाव भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। शांत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो शांत रस का जो अस्थाई भाव है वह हो जाएगा निर्वेद, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे कुछ अस्थाई भाव है, इन्हें भी आपको देख लेना है। श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक और विभत्स का घृणा, भयानक का भय, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, और भरत मुनि शांत रस को रस नहीं माने हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए सभी रसों का जो राजा कौन सा वो रस होता है, तो वह श्रृंगार रस होता है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पे सजना का वाक्य शब्द 2 बार दिया गया है, और इन दोनों में दोनों का अर्थ अलग है। तो जब एक ही शब्द का अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यहाँ पे सजना जो है सजने के लिए कहा गया है, सजने मतलब खुद का श्रृंगार करने के लिए कहा गया है, और यहाँ जो सजना है यहाँ पति के लिए कहा गया है, तो यहाँ 2 अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये यमक अलंकार हो जाएगा। झूठा सच के लेखक कौन हैं? तो झूठा सच के लेखक हैं यशपाल, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्में बन चुकी हैं, उपन्यासकार का नाम क्या है? दोस्तों, वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ जो प्रश्न पूछे गए हैं और छप रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े थे असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर में। आप उन लोगों से पूछ लीजिएगा मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न कैसे छप रहे हैं। नहीं विश्वास है तो जो मैं असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का क्लास कराया हूँ, आप जाके नीचे देख सकते हैं कि कमेंट में बच्चों के द्वारा कि क्या कमेंट में हमारे तरफ से पॉजिटिव कमेंट है या निगेटिव, जो बच्चों के द्वारा दिया गया है। तो मैं वही पढ़ाता हूँ जो प्रश्न छपते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी बेहतर करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपको बता दूं, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इन्हें 1954 में मिल गया था हिमतरंगिणी पुस्तक पर, ये आपको याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चितंबरा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन में सम्मिलित हुआ। एक त्रिनिदाद शहर था वहाँ पे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इस बार हिंदी सम्मेलन से एक प्रश्न बनने वाले हैं, इसलिए हिंदी सम्मेलन आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में, ये इम्पोर्टेंट है। द्वितीय पोर्ट लुइस मॉरिशस में,
तीसरी नई दिल्ली भारत में, चौथा फिर पोर्ट लुइस मॉरिशस स्पेन में, पांचवा आपका पोर्ट ऑफ स्पेन में, छठवां लंदन में, सातवां सूरीनाम में और आठवां संयुक्त राज्य अमेरिका में। आठवां की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, नौवां जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, 10वां भोपाल में और 11वां पोर्ट लुइस मॉरिशस में, जो कि 2018 में हुआ। तो दोस्त ये हिंदी के प्रैक्टिस सेट थे। आशा करता हूँ ये सब क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े उनको ऑलरेडी पता है कि री एग्ज़ाम यूपी पुलिस के लिए मैंने एक ई बुक लॉन्च किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और ई बुक में कोई भी अगर समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। पहले तो आपको कोई भी समस्या नहीं मिलने वाली है और 100% मैंने वर्दी पक्की कहा था, जिसमें इसमें विशेषकर मैथ, रीजनिंग और हिंदी ग्रामर जो है वो पूजा मैम, विपिन सर के द्वारा जीके स्पेशल कवर किया गया है। इसमें जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के, न्यूमेरिकल के, रीजनिंग के और मैथ के, सभी के आपके प्रश्न के जितने भी सिलेबस आपके यूपी पुलिस में सभी को एक एक करके कवर किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता देख सकते हैं किस तरह कवर किया गया है। ऐसे आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिलेबस में जैन धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैन धर्म को एक एक करके कवर किया गया है। ऐसे बौद्ध धर्म को कवर किया गया है। ऐसे पूरे इतिहास को एक एक करके कवर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक करके कवर किया गया है कि आप एक बार पढ़ने के बाद आपको कोई अन्य पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक एक करके आप सब कवर कर सकते हैं। जितने भी सिलेबस में आपके एक एक प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक एक करके यहाँ पे सभी को कवर किया गया। ये नहीं कि जहाँ से इच्छा हुआ वहाँ से लिख दिया गया प्रश्न। बहुत मेहनत करने के बाद चुन चुन के आपके लिए इस प्रश्न को लाया गया है कि अगर आप इस ई बुक को पढ़ ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता शायद कि इस ई बुक से बाहर कुछ आने वाला है। मैथ के भी प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैथ के प्रश्न दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं कवर कराया हूँ रंगीन में एक अच्छे लेवल में कराया हूँ कि आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि हाँ इस पुस्तक को पढ़नी चाहिए, इस ई बुक को पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे डिजाइन के साथ इस ई बुक को पूरा तैयार किया गया है जिससे आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। इसलिए इस ई बुक को आप पूरा का पूरा अगर पढ़ ले रहे हैं तो आपका भूगोल जी और साइंस में, जनरल साइंस में, राज्य व्यवस्था में, मतलब संविधान में सभी के सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। हिंदी व्याकरण की भी बात करें तो आप देख सकते हैं जो सिलेबस में आपको कैसे एक एक प्रश्न को कैसे समझाया गया है यहाँ पे कि देखने के बाद आपके अंदर का जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं पूरा तो आपको ई बुक नहीं दिखा सकता, इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो इस तरह यहाँ पे कलेक्ट किया गया है कि इसे पढ़ने के बाद आपका यूपीएसआई लेवल तक सिलेबस तैयार हो सकता है। मैथ की प्रश्न की बात करें तो हम यहाँ पे एक एक करके कैसे कैसे समझाया गया आप देख सकते हैं। सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, विभाज्यता के नियम, उससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं सभी को एक एक करके यहाँ पे की पॉइंट के द्वारा समझाया गया। ऐसे आपके रीजनिंग के सभी को कवर किया गया है। तो अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे यहाँ पे जो दिया गया 8948667652 पे व्हाट्सएप करेंगे। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दिया जाएगा और अभी डिस्काउंट के रूप में इस ई बुक को मात्र 39 रुपये में दिया जा रहा है। कल से इसका ई बुक का रेट आपका जो हो जाएगा 99 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप ले सकते हैं। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। रीजनिंग की प्रैक्टिस रह गई है लेकिन हमारी जस्ट ड्यूटी है, मैं नेक्स्ट जो आपकी वीडियो लूँगा उसमें रीजनिंग को साथ में कवर करते चलूँगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।